कि आपने मुझे यहाँ पे आकर के अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका दिया। यहाँ पे तो जितने भी लोग हैं, जितना उनका साल का सर्विस का एक्सपीरियंस है, शायद मैं उतने एज का भी नहीं हूँ। मेरे लिए 25 साल हो गई है और मैं बहुत ही कच्ची कली का हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सामाजिक ज्ञान तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा आप सभी के सामने एक अपना परसेप्शन रखने का, एक डिफरेंट परसेप्शन रखने का। थोड़ा सा मैं डिफर भी करता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत करीब से हिंदुस्तान को देखा है। और मेरा जो आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इन द आइज ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ह्यूमन राइट्स है क्या। तो ह्यूमन राइट का बस इतना सा मतलब समझिए कि आपको ह्यूमन राइट मिल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग ह्यूमन। आप एक इंसान के रूप में जन्म लिए हैं और उससे एसोसिएटेड आपको कुछ राइट्स है। ये इनएलिनिएबल राइट्स है। इसका मतलब है कि आप कुछ भी हो जाए, आपसे ये राइट्स कभी छीना नहीं जाएगा। आपका डिग्निटी, आप एक फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ भी आप अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये सब कुछ राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। इसके इतिहास की बात करें कि आखिर ये ह्यूमन राइट्स क्यों आया, तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर के टाइम पे जेनोसाइड हुआ। जेनोसाइड मतलब क्या हुआ कि एक कमरे में कम से कम 400-500 कैदियों को या फिर सोल्जर्स को एक साथ कैद करके और एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गैस लीक करके उनको मार दिया गया। दिस वाज जेनोसाइड। सिमिलरली देखा गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जापानीज पर जब अटैक हुआ तो वहाँ के सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस थे वुमेन एंड चिल्ड्रन। उनके साथ रेप्स हुए, चिल्ड्रंस वो अनाथ हो गए। कई सारे लोग, बहुत सारे वल्नरेबल बहुत हो गए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कि एक ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में 10 दिसंबर को डिसाइड किया कि देयर शुड बी वन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये एलेना रूजवेल्ट के प्रेसिडेंटशिप में एक डिक्लेरेशन आया। ऑफिशियल था ये डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन फिर भी देखिए आज 70 साल हो गए हैं, फिर भी आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि वॉयलेशन क्यों हो रहा है ह्यूमन राइट में। तो इसके आप जब डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि इसको बस एक रिस्ट्रिक्शन माना गया है। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट जो है, जो ह्यूमन राइट धर्म की बात करता है, ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देता है किसी भी देश को कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको फॉलो करिए। यूनाइटेड ये जो डिक्लेरेशन है इसका आप सम्मान करिए लोगों का, लेकिन उसके पास कोई फाइटिंग हैंड्स नहीं है। फाइटिंग हैंड्स का क्या मतलब है, देखिए क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, ये सिर्फ बता सकता है कि हाँ आप इसको फॉलो करिए। अगर आप इसका नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कुछ करने का लीगली एक्शन नहीं है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। इसीलिए ये सिर्फ प्रिस्क्राइब है कि हाँ आपको ये सब फॉलो करना है। इसीलिए क्या होता है कि अपने देश, हर अलग अलग देश अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और उसी हिसाब से फॉलो करते हैं, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि किसी देश को इंटरनेशनली क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आप फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना में, वहाँ पे आप देखिएगा कि 100% वहाँ पे वोटिंग जो है, इलेक्शन वोटिंग 100% हो रहा है। एक ही इंसान पिछले 25-30 साल से जीतते आ रहा है, लेकिन उसके पीछे का क्या स्टोरी कोई नहीं जानता। हमारा देश भारत, बहुत महान भारत हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप कंपेयर करें किसी देश से तो आपको आज़ादी है यहाँ पे बोलने की। अदर कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ पे आप बोल भी नहीं सकते अपने मन की, यहाँ पे आपको बोलने की आज़ादी है। डेमोक्रेसी है यहाँ पे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे आप खुद इलेक्ट करते हैं, आपके पास पावर है किसी को भी गवर्नमेंट में लाने का, किसी को भी गवर्नमेंट से उखाड़ कर फेंकने का। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे सभी के वोट का एक इक्वल मतलब है। ऐसा नहीं है कि किसी जो राजा है या जो बड़ा लोग है उसके वोट का अलग वैल्यू नहीं, यहाँ पे सभी को इक्वल वोट दिया गया है। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, माइनॉरिटी राइट्स। देखिए माइनॉरिटी राइट्स एक छोटा सा हिस्सा है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा पिक्चर है, बिगर पिक्चर है। माइनॉरिटी राइट्स एक छोटा सा पिक्चर है। और मेरा जो स्पीच है या फिर जो मैं ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ, मैं इसको खुद फील करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बनावटी कुछ भी बोलूँगा यहाँ पे। तो माइनॉरिटी राइट्स जो इंडिया में है, ये इसको अगर इस रिस्पेक्ट में देखें तो 4 चीज़ें हैं, 4 स्टेजेस में है माइनॉरिटी राइट्स जो इंडिया से डील करता है। सबसे पहला है लॉज, फिर है उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, फिर है पॉलिसीज, उसके बाद है पब्लिक डिस्कोर्स। देखिए लॉज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब संविधान हमारा बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था, तो वहाँ पे के एम मुंशी ने बात रखी थी
कि हमारा जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी देश में किसी की जनसंख्या कम है या फिर वो वनरेबल सेक्शन है। वनरेबल सेक्शन जनरली चाइल्ड को या फिर वुमेन को बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ही पीड़ित होती हैं। तो वैसे ही किसी रिलीजन का कुछ सेक्शन बहुत ही कम है, स्मॉल पॉपुलेशन है, तो उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो के मुंशी ने बात रखी कि देखिए हमारा देश जो है इट बिलीव और हमारा देश जो है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमेशा प्रॉस्पर करता है। इंडिया एक ऐसा मात्र देश है जहाँ 70 साल तक होने के बाद भी आज भी संविधान जो है ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड है और आज तक चेंज नहीं हुआ है। कंपेयर करें यूएस की या फिर और भी कंट्रीज की देखिए या फिर नेपाल की देख लीजिए कि अभी बहुत कम टाइम में 15-16 बार संविधान बदले जा चुके हैं, लेकिन हमारे संविधान का ताकत देखिए कि आज तक संविधान जो है आज भी बरकरार है, अपने वजूद को बरकरार रखा है। क्योंकि जब डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो बहुत ही लंबा डिबेट चला था, सबसे लेंथीएस्ट डिबेट और हमारा जो डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनिक लैंड का इट इज द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। और हम होना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो के मुंशी ने वहाँ पे बात रखी थी कि माइनॉरिटी जो है हमारे देश का कमज़ोर नहीं है बल्कि ये हमारे डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करता है। इसी बात पे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी बनाया गया। उसके बाद फिर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो कई सारे पॉलिसीज़ सरकार ने लाई। लॉ सिंपल की बात करें तो देखिए फंडामेंटल राइट मिला है माइनॉरिटीज़ को अपने राइट को अवेल करने का। देखिए फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई भी ब्रीच करता है तो आपके पास पावर है डायरेक्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और बोले कि हेलो सुप्रीम कोर्ट, माय फंडामेंटल राइट हैज बीन ब्रीच्ड एंड आई वांट द जस्टिस। आप ये फंडामेंटल राइट का पावर है। आप डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 आपको इतना ताकत देता है कि आप रिट पिटीशन फाइल करें और बोले कि देखिए मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का हूँ और मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप इसको एड्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, वो रिट पिटीशन पे आपके सवाल आपके पिटीशन पे रिएक्ट करेगा, उस पर देखेगा और सच में अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है तो उसको एड्रेस करेगा। ये सब किताबी बातें हैं, पता नहीं मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा भी उतना ज़्यादा अभी इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं बस अभी ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे संविधान की तो आर्टिकल 29 और 30 जो है ये बात करता है माइनॉरिटी राइट्स की। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। ये बताता है कि आप आराम से कि अपने संस्थान को अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, कल्चरल को प्रमोट करने के लिए आप इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट एड भी मिलता है। आर्टिकल 27 जो बताता है कि गवर्नमेंट जो है फंड करती है एड को। आर्टिकल 15 भी है, ये भी हमारे राइट को देता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब नियम कानून है, ये लॉ की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें हमारे इंडिया का तो देखिए 3 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर इस टाइप से है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेता हो गया, वो अगर अपने दायरे से अगर बाहर जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव जो है उसको एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए कि जो कैबिनेट है या फिर जो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जैसे IAS IPS या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है वो एग्जीक्यूटिव दे कैन काउंटर चेक दैट कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट जैसे बोला जाता है कि बाबू साहब और अफसर साहब और ये नेता लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इस केस में क्या है कि जुडिशरी अपना रोल प्ले करता है। तो ये हमारे देश का ताकत है कि जुडिशरी आकर के बोलता है कि हेलो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर यू आर डूइंग रॉन्ग एंड यू विल नॉट डू दिस। तो फिर वो बोलता है कि नो दिस इज बियॉन्ड योर रीच, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तो ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, ये एक दूसरे को काउंटर चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं। और ऐसा नहीं कि जुडिशरी है, ये जुडिशरी में जो लोग हैं ये लेजिस्लेचर ही उसको अपॉइंट कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। तीनों का अलग अलग काम है और जब तीनों एक कुछ अलग करते हैं अपने पावर से जाकर के एक्स्ट्रा जाकर के करते हैं तो उस समय जुडिशरी आकर के मदद करता है कि नहीं यू कैन नॉट डू दिस। अब माइनॉरिटी राइट की जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे माननीय सर ने बताया कि इनका एक्सपीरियंस जेल में कैसा था। ऑब्वियसली देखिए हम जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो मुझे लगता है कि ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। हमेशा से ये प्रवृत्ति चली आई है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए तो जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को दबाने की कोशिश करता है और जो वीक होता है हमेशा रिवॉल्ट में राइज करता है। ये कार्ल मार्क्स थ्योरी ने भी, कार्ल मार्क्स में भी एक थ्योरी सजेस्ट की थी। वो उन्होंने बोला था कि दिस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे आर बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट थ्योरी एंड उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, वो प्रॉफिट तभी कमाएंगे
है जब वो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, उनके सैलरीज को कम रखेंगे, इतना ही उनको सैलरी देंगे जितना वो अगले दिन वापस से काम में आ सके। तो देखिए ये जो एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल भी है कि जो पावर में होता है वो हमेशा एक्सरसाइज करता है, दे डू नॉट वांट टू शेयर देयर पावर, दे वांट द पावर टू कंटिन्यू बट दे डू नॉट वांट टू शेयर द पावर। तो जो नीचे होते हैं, जो उनसे कम होते हैं सोशल स्टेटस में या फिर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पावर में, तो वो हमेशा थोड़ा सा वो भी अपने आप में ही, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ को, तो वो देख रहे हैं कि कैसे उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो जो भी धारणाएं बनती हैं वो एक्सपीरियंस पे बनती हैं। तो माननीय सर ने बताया कि जेल में उनका कैसा एक्सपीरियंस था, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रकाश सिंह जजमेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे जुडिशरी का यहाँ पे जुडिशरी आकर के उन्होंने जुडिशरी ने आकर के बताया कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है। आप वहाँ पे देखिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग ट्रायल पीरियड में तो जाते हैं जेल में, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो एक क्रिमिनल बन के निकलते हैं। आखिर क्या हो रहा है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ किस टाइप का माहौल है कि वहाँ लोग इनोसेंट लोग जा रहे हैं और वहाँ से निकलते हैं क्रिमिनल और फुल फ्लेज क्रिमिनल, और उनका लिंकअप गाँव में क्राइम तक पहुँच जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप अपने स्ट्रक्चर को देखिए। तो प्रकाश सिंह जजमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए, जैसे कि सर ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तब तक उसको इनोसेंट माना जाएगा जब तक उसका प्रूफ नहीं होता है। तो ये बात सही है और इसी को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। प्रकाश सिंह जजमेंट है, बहुत सारे रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं। तो मैं विश्वास रखता हूँ सिस्टम में कि चीज़ें हमारी डिले होती हैं टाइम के साथ और धीरे धीरे सुधार हो भी रहा है। अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक्यूनास जो पहले थे आज से 70 साल पहले, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। और ऐसे ही मैं आशावाद भी हूँ कि हाँ, मैं खुद जब सर्विस में जाऊँगा तो मैं बहुत सारे जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको दिमाग में रख करके जाऊँगा। जैसे मैडम ने बोला कि वहाँ पे कंप्लेन बॉक्स का भी होता है, तो आप उसको भी देखिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मेरा जो जनरल ऑब्जर्वेशन है कि आखिर वहाँ तक जो समाज जो वहाँ पहुँच रहे हैं वो समाज से ही निकले हुए लोग, वो खुद बस पावर में आने के बाद सोचते हैं कि अब तो मैं पावर में आ गया, अब बस नहीं हो सकता। तो ये मानसिकता को हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज कैसे होगा, ये चेंज एजुकेशन से होगा, रिफॉर्म से होगा। जब एक बच्चा अपने घर से निकलता है तो वो कल्चर को लेकर के निकलता है। वो बचपन से जो भी देखता आता है, सीखता आता है। वो जब स्कूल जाता है, जो कुछ भी वो देखता है, सीखता है स्कूल में, उसकी धारणाएं वहाँ से बनना शुरू होती हैं। आप अपने छोटे से बच्चे को अगर आप बोलते हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर रिलीजन से आप मत मिलो, वो ऐसे हैं, तो आप उसके डेवलपमेंट को खुद रोकें। आपको पता ही नहीं कि वो उससे इंटरैक्ट करके उसके कल्चरल रिच को जान सकता है। आप अपने बच्चों पर अपनी धारणाएं मत होंगे जो आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वो बहुत पास्ट था। आज जो नया हिंदुस्तान जो उभर के आ रहा है, ये कंप्लीट डिफरेंट है। आज ऐसा नहीं है कि पहले जैसे जिस टाइप से कास्टिज्म था, आज बहुत स्तर कम हो गए। तो मैं यही बोलूँगा कि एजुकेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ओपिनियन बिल्डिंग में। एजुकेशन जो है ये बहुत सारे आपके राइट्स को अवेयरनेस कराता है। और ये जो माइनॉरिटी राइट्स का भी जो खनन है या फिर माइनॉरिटी जो इतना फेस करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अवेयरनेस की कमी के कारण से भी वो फेस करते हैं। लोगों को अपना राइट्स ही नहीं पता होता है कि वो अपने राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करें। तो एजुकेशन से मैं मानता हूँ, एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को अवेयर करा सके कि उनका राइट क्या है, किस टाइप से वो अपने राइट को अवेयर कर सकते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं हो कि फंडामेंटल राइट इतना बड़ा राइट है हमारे संविधान में कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके बोल सकते हैं कि हमारा राइट ब्रीच हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एक्ट। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए उनको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट इज दी डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप रेड पिटिशन फाइल करते हैं कि देखिए मेरा माइनॉरिटी राइट अगर ब्रीच हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एक्ट। आप धीरे धीरे भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट हो सकता है आपके पिटिशन को रिजेक्ट कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द पावर। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हमारा जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है काउंटर बैलेंस करता है एक दूसरे को। और इसी थॉट के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। आई होप मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं रख पाया क्योंकि मेरा अभी तक एकेडमिक ही एक्सपीरियंस था, पर मैं यहाँ से इतना पता है कि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। अभी मैं जैसे जैसे यहाँ पे प्रोसीड होगा, मुझे बहुत सारे लोगों का ओपिनियन सीखने को मिलेगा और मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को दिमाग में रख करके ही आगे चल करके लोगों के सोशल सर्विस में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी तरफ से
पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी के बातों को, आप सभी के ग्राउंड रियलिटीज़ को, आप सभी के एक्सपीरियंस को रख करके कोई भी डिसीजन लूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोशल सर्विस कर सकूँ और लोगों को अच्छे से जस्टिस दिला सकूँ। धन्यवाद।